हेलो एवरीवन। आज मेरे को एक कमेंट आया था एंड शी सेड कि उसे बहुत जल्दी ही नेट क्लियर करना है 1 महीने के अंदर एंड अभी तो 2 महीने बचे हैं जिस नेट को एग्जामिनेशन को, बट शी इज़ फ्रॉम बायो, तो उसको पेपर 1 का स्ट्रेटेजी चाहिए था। तो मैं स्पेशली उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप सबके लिए भी जो जो जिसने जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है इन कुछ दिनों में, मेरा चैनल बस अभी 4 दिन का है एंड इतनी जल्दी मुझे इतना ज़्यादा आप लोग का लव मिल रहा है एंड सपोर्ट मिल रहा है, तो या मैं इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही हूँ सबको एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा मेरे पास सिलेबस, ठीक है, और ये रहा मेरे जो है नोट्स, ठीक है। मैं दोनों से आपको बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना यूनिट जो 1 है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो इसमें अपना जो सिलेबस है वो ऐसा है कि सबसे पहले तो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग आ जाता है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आ जाता है। इसमें सपोर्ट मटेरियल एक इंपॉर्टेंट है, फिर मेथड ऑफ टीचिंग आता है ना, लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक कौन से मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आ गया, ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी बेस्ड का लिस्ट बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन सिस्टम में सीआरटी एनआरटी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब मैं नोट्स से बताती हूँ। तो नोट्स में देखो, सबसे पहला था जीन पियाजेट के कॉग्निटिव प्रोसेस जो थ्योरी है, ये बहुत लंबी है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ ये जो सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गया, फिर फॉर्मल स्टेज हो गया, तो ये आपको डेट वाइज याद थी, इसको पीवाईक्यूज़ में बहुत बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। फिर टीएल मॉडल हो गया, उसके बाद फिर प्रोबिंग हो गया, ठीक है। फिर मॉडल्स ऑफ टीचिंग हो गया, इसमें पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, ह्यूटोगॉगी, ये सब चीज़ें आती है। लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। देन उसके बाद मेटा कॉग्निशन क्या होता है, उसके बाद जो है ना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी इसमें आ जाते हैं, रिसर्च में तो आते ही हैं, इसमें भी आते हैं। उसके बाद फिर ब्लूम्स क्लासिफिकेशन आ गया अपना, ठीक है, इफेक्टिव, साइकोमोटर एंड सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस हो गया, है ना, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद इफेक्टिव टीचिंग्स में कुछ की बिहेवियर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स के कारण जो होते हैं हेल्प मिलती है अच्छा टीचिंग करने के लिए, तो वो भी आ जाता है। उसके बाद अपना आता है जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसमें क्या था, ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ मॉडर्न, जो स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडर्न होते हैं, और जो ट्रेडिशनल होते हैं वो टीचर सेंट्रिक होते हैं, यानी कि जो टीचर्स जो है ना, टीचर्स के सहूलियत के हिसाब से जो बोले, जैसे चौक एंड डस्टर से मैं लिख देते था तो टीचर सेंट्रिक हो गया, उसमें बच्चों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ बैठ के सुनना पड़ता है, ठीक है। तो और स्टूडेंट सेंट्रिक क्या होता है कि जैसे एक फिश बोल मेथड होता है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, है ना, ये सब आप बनाते हो, थिंक पेयर एंड शेयर, ये सारी चीज़ होती है। इंडायरेक्ट टीचिंग होती है, क्या होती है वो देखना। उसके बाद फिर जॉन डूवी की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरीज होती है, उसके कुछ एलिमेंट्स वगैरह हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम आ जाता है, जिसमें समेटिव, फॉर्मेटिव, सीआरटी एनआरटी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ यहाँ पे, हाँ, टीचिंग सॉफ्टवेयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ पैडलेट्स हैं, वॉकलेट्स हैं, एजुकेशनल गेम्स है जिसमें खऊट करके कुछ बोलते हैं, तो वो आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हॉट पटेटोज़ करके जो है सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर कुछ एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, माइंड मैप्स हैं, लाइव पोल्स हैं, लाइव पोल्स में मेंटीमीटर, स्लाइडो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, पीवाईक्यूज़ में बहुत सारे, उठा के देखो पता चलेगा। उसके बाद कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ना, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, समर्थ हो गया, विद्वान, शोध शुद्धि वगैरह वगैरह, ये सारे जो है बाइफर्केशंस करके जो है पूरे आ जाते हैं। उसके बाद आता है अपना ऑडियो वीडियो ई कंटेंट, स्वयं प्रभा, मूक ऐप, ठीक है। फिर नेशनल कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखे हुए सारे मैंने कोऑर्डिनेटर्स लिखे हैं, AICTE हो गया, NPT नैपटेल हो गया, UGC का फुल फॉर्म हो गया, ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद स्वयं वाले में जो 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं, है ना, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, 4, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद डिजिटल कंटेंट में मैंने बताया ना, ये देखो ये लिखा है, शोध गंगा, है ना, शोध गंगोत्री, है ना, शोध सिंधु, शोध शुद्धि, ई विद्वान, ये 4 जो है, इनफ्लिबनेट करके भी एक है, दैट ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ मेमोरीज़ और उसके टाइप से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, कि एक्सप्लिसिट मेमोरीज़ कौन सी होती है, जैसे एपिसोडिक हो गया, सीमेंटिक हो गया। इम्प्लिसिट कुछ मेमोरीज़ होती है, जैसे कि प्रोसीजरल, प्राइमरी, लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अदर टाइप्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ये पेपर 1 कंप्लीट होता है, इससे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं यूनिट 2। अगेन यूनिट 2 के लिए मेरे पास ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं इसको अपने नोट्स से बता रही हूँ, ठीक है।
तो यूनिट 2 का सिलेबस काफ़ी छोटा है, तो रिसर्च है इसमें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग्स है ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर स्टेप्स हो जाते हैं रिसर्च के, फिर फॉर्मेटिंग होती है, जैसे APA स्टाइल होता है, MLA स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल्स होती हैं ये। उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ ICT, किस तरीके से ICT का जो है रिसर्च में एप्लीकेशन होता है। रिसर्च के कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम रिसर्च का ये सिलेबस, मतलब ये मेरा नोट्स देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस वगैरह ये सब उतना नहीं आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेशली जो है देखना, मैं बता रही हूँ। एक सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, डिडक्टिव, रेप्लिकेबल एंड शुड हैव जनरलाइज्ड आउटकम। ये बस इतना ही ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना, इसके अलावा ज़्यादा एकदम डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गया। उसके भी अंदर जो है, हाँ, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च हो गया, एम्पेरिको जो है इंडक्टिव रिसर्च हो गया। तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च भी आपको पता चलना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। मेनली मैं बता देती हूँ, जो डिडक्टिव रिसर्च होता है ना, HD, ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव। HD मतलब साइंस मान लो, साइंस में हम HD वाले काम करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें हम EI काम करते हैं, ठीक है। ऐसे बस याद कर लेने का। और साथ फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसमें एक्सटेजिनियस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। फिर रिसर्च के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो गया, रिव्यू करना रिसर्च वगैरह, सारे जो आपको है जो है सारे मिल जाएंगे। फिर सैम्पल्स एंड टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर एंड इट्स टाइप। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे एट एल हो गया, एंटे हो गया, है ना, ए प्रायोरी हो गया, ऑफ हो गया। शॉर्टकट्स एक तरीके से ये है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। APA स्टाइल, MLA स्टाइल, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो है, इसके बाद देखते हैं हम कुछ हाँ, ये कुछ डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि IMB हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो है। और प्लेजरिज्म चेक करने के लिए भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म्स होते हैं, जैसे कि कंप्लीट प्लेजरिज्म्स होते हैं, है ना, वर्बैटिम प्लेजरिज्म में डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है, ठीक है। फिर एक पैचवर्क प्लेजरिज्म होता है, घोस्ट राइटिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लेजरिज्म के चेकिंग के टूल्स होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ICT रिसर्च की बात करें तो उसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट के लिए मैंने कुछ खास नोट्स नहीं बनाए। थर्ड यूनिट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, एंड कॉम्प्रीहेंशन ना, जैसे जो PYQs है ना, उसको ही 3-4 बार कर लो, एंड उसमें देख लो किस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले ऑप्शंस पढ़ना, उसके बाद जो है क्वेश्चन की तरफ जाओ, और वो ईजिली बन जाता है। उसके लिए कुछ खास मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिलेबस भी काफ़ी छोटा सा ही है। तो कम्युनिकेशन मीनिंग एंड टाइप्स होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिर बैरियर्स होते हैं कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स वाला। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। अब हम इसके मेरे नोट्स से टॉपिक्स देखते हैं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन का है ना, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बाद फिर नॉन वर्बल्स में भी काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप मास कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स है ना, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। इमोशनल बैरियर्स हो गए, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज बैरियर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गए, सिमेंटिक बैरियर्स हो गए, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद आता है अपनाता है मास मीडिया, राइट। तो मास मीडिया के भी टाइप्स हैं, है ना। उसके बाद अपना जो है बुद्धिस्ट जैनिज्म कम्युनिकेशन, है ना। हाई एंड लो बोरो कल्चर, ये भी आता है, मिडिल ब्रो कल्चर, ठीक है। फिर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस में लीनियर, इंटरैक्शन इन ट्रांजैक्शनल मॉडल्स होते हैं। फिर 4 मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें लाजवेल मॉडल है, एरिस्टोटल मॉडल है, शैनन वीवर मॉडल है, एंड बेरोस मॉडल है, ठीक है। तो ये सारे 4 मॉडल से बहुत ईजी है, नाम सुन के थोड़ा सा घबराहट हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इतना ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आ जाता है। ईस्टर्न जो है थोड़ा सा जो इम्प्लिसिट रहता है ना। वेस्टर्न जो उनका कंटेंट रहता है एक्सप्लिसिट्स रहते हैं, फास्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं हम, थोड़ा सा स्लो पेस में, साइलेंस ज़्यादा मैटर करते हैं ना, बुद्धिज़्म साइलेंस, स्लो पेस, तो वो चीज़ें। उसके बाद मेटा कम्युनिकेशन एक होता है,
और एक और चीज़, अभी जून वाले एग्ज़ाम में इसमें से जैसे कम्युनिकेशन वाले ही यूनिट से हमको बहुत सारे वो आए थे कि मूवीज़ है, कब आई थी मूवीज़, तो ये सारे क्वेश्चंस भी अभी कुछ नया पैटर्न आने लगा है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन ज़्यादा डीप मत घुसना कि हर एक मूवी का ईयर देख रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं, थोड़ा नॉर्मली बेसिक आइडिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से रिपीट हो। इसके बाद आता है मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, देखो इसमें ना क्या आता है अपना नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स से उतने क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं, नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये बिल्कुल करे बिना नहीं जाना। और उसके बाद फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आता है अपना फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट, परसेंटेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज। अब कुछ लोग होते हैं जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा धुरंधर होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे धुरंधर नहीं होते हैं, तो मैथ्स नहीं पसंद है उतनी, बट स्टिल मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जो कि करके चले जाना, अगर टाइम नहीं है ज़्यादा तो, वैसे तो पूरा कर लेना, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो एक परसेंटेज कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, इंटरेस्ट कर लेना, डिस्काउंटिंग एंड एवरेज, दैट्स इट। इतने टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मुझे लगता है 5 में से 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। अगर टाइम है तो कर लेना, फ्रैक्शंस छोड़ सकते हो, टाइम डिस्टेंस भी लगभग छोड़ सकते हो, रेशियो प्रपोर्शन तो थोड़ा बहुत देख लेना बन जाएगा, बट जो मैंने टॉपिक्स बताया ना कि एक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग एवरेज, ये जो 5 टॉपिक्स है इसको करके ही जाना, ठीक है, बिना करे मत जाना। और हाँ, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ कर लेना। नेक्स्ट आता है अपना लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से समझ में नहीं आती, बट थोड़ा बहुत है इसमें, डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, फिर कुछ इंडियन लॉजिक्स हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति, ये सारी चीज़ें जो है इसका मीनिंग देख लेना। मेनली प्रमाणा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो जो वेन डायग्राम बनता है ना, कुछ वेन डायग्राम नहीं, कुछ हाँ, और एक और फैलेसीज कर लेना, अनुमानास, व्याप्ति और हेत्वाभास इंपॉर्टेंट है, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, यस, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। और वेन डायग्राम, यस, वेन डायग्राम का कुछ एक बनता है, वो देख लेना, दैट्स इट। इसमें कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है मुझे। मेनली प्रमाणाज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा हर बार ही क्वेश्चन आते हैं, इवन जून में भी क्वेश्चन आए थे, हर बार क्वेश्चन प्रमाणा से तो बनते ही हैं, एंड स्क्वायर ऑफ पोजिशन से भी बनते हैं। उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन पता है क्या, अगर आप ये वाला यूनिट कर लोगे ना, जो मैं बताए थे मैथमेटिकल्स वाली, तो उस यूनिट से पता है डाटा इंटरप्रिटेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको मेनली जो है यूज़ करना रहता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें, तो ये आराम से वहाँ से जो है चीज़ें कंपनसेट हो जाती है। बट इसके जो है ना, इसको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQ के क्वेश्चन है वो लगाना है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम चलते हैं ICT वाली यूनिट में। तो ICT वाली यूनिट इतनी बड़ी है ना कि अगर आप आखिरी का 1 महीना बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर ऐसे ही अटैम्प्ट देने का मन है, तो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन कर लेना, क्योंकि ICT से ही आते हैं, और मेनली एब्रीवेशंस कर लेना एंड टर्मिनोलॉजीज़ कर लेना, ठीक है। एब्रीवेशंस क्योंकि फुल फॉर्म पूछते हैं कि जो है रैम रोम का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इतना भी बेसिक नहीं आता, लेकिन हाँ फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के PYQs देखो, उसमें ना मेनली जो ये क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाले क्वेश्चन, इसमें नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब हो गया, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन हेल्थ में, तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो और फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स क्या करेंगे, ये लोग जो इतने भी एक्ट्स लिखे हैं ना, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट, बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस और सोलर अलायंस का जो अलायंस होता 2015 में हुआ था शायद, तो इन सब का ना सीक्वेंस पूछ लेंगे कि बताओ पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। और SDG, MD, मिलेनियम डेवलपमेंट, और SDG गोल्स जो है वो नंबर वाइज याद कर लेना, कि ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे देखो हायर एजुकेशन का बताती हूँ, ये रहे मेरे नोट्स हायर एजुकेशन के। तो हायर एजुकेशन में ना एक तो वैदिक एजुकेशन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, तक्षशिला, नालंदा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। उसके बाद विक्रमशिला हो गया, मिथिला हो गया, जगदल्ला हो गया, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिटिश एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस में, जिसमें मैकॉले मिनेट आ गया, इंग्लिश एजुकेशन आ गया, गुड्स डिस्पैच आ गया, है ना। उसके बाद फिर हंटर कमीशन आ गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन आ गया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले एरियाज़ में जो है गुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसमें यूनिवर्सिटीज़ मेनली इंपॉर्टेंट रहती है क्रोनोलॉजी वाइज जमाने के लिए। और UGC का पेपर है तो UGC का तो पूछ लेते हैं, तो UGC अनलाइक अदर एग्जामिनेशंस जो अपने एग्जामिनेशंस में अपने
कमीशन के बारे में नहीं पूछते, ये अपने ही एग्ज़ाम में अपनी ही कमीशन के बारे में पूछ लेता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कब बनी थी, कैसे बनी थी, किसने बनाई थी एंड एवरीथिंग। उसके बाद एनसी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, इसके बारे में पढ़ लेना है। सैडलर कमीशन हो गया है ना, हॉटॉक कमेटी, सेप्रू कमेटी है ना, एबॉर्ड वुड रिपोर्ट, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, सार्जेंट रिपोर्ट हो गया। उससे पोस्ट इंडिपेंडेंस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गन्नम कमेटी हो गया, सैम पित्रोदा कमेटी हो गया, ठीक है। उसके बाद यशपाल कमेटी हो गया, शर्मा कमेटी हो गया, ये सारे कमेटी क्रोनोलॉजी वाइज जमाने के लिए आ जाते हैं और यूनिवर्सिटी जमाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत मत करना, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना, यूनिवर्सिटी का क्रोनोलॉजी देख लेना और कुछ कमेटी का क्रोनोलॉजी देख लेना। उसके बाद कुछ ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ आती है, AICTE इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और जो ये MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NCERT है, NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, फिर DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DEC है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, फिर RCI है, तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ को जो है फुल फॉर्म याद रख लेना। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो जाती है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटीज़। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ कब बनी थी है ना, तो भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी है ना, 1982 में। तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं। फिर इंपॉर्टेंट कमीशंस आ गए, राधा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राधा कृष्ण कमीशंस हो गए, मुरलीधर कमीशंस हो गए, कोठारी कमीशंस हो गए, ये सारे देख लेना एक बार अच्छे से, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अपना है मुदालियर कमीशन, ठीक है। उसके बाद NEP देख लेना, ठीक है। एंड मेजर रिकमेंडेशंस आपको देखने हैं NEP के, ठीक है। और जो इस्टेब्लिश्ड ईयर्स होते हैं ना, कि AICTE का इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा है, UGC का कब है, NCERT का कब है, NEP का कब है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, एंड दिस इज़ डन। तो हमने 10 की 10 यूनिट डिस्कस कर ली है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये जो पेपर 1 है सबके लिए सेम ही होता है, तो सबको ही इंपॉर्टेंट होगा ये। तो मैंने पेपर 1 का पूरा बता दिया आपको। अब आप जो है इसको कंप्लीट करोगे सारे टॉपिक वाइज और फिर लाइक लगा लोगे ना, तो यू आर डन, यू आर गुड टू गो। ज़्यादा नहीं है, ये बोलने में ज़्यादा लगता है, लेकिन हर एक टॉपिक का एक लाइन का अंदर का है, तो ज़्यादा नहीं है, 1 महीने में आराम से कवर किया सकता है। और हाँ, मैंने इसके वीडियो सोर्सेस के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, किसी कौन से वीडियो सोर्सेस यूज़ करने हैं, लेकिन मैंने बताया था भरत कुमार सर की वीडियोस, कुछ 1-2 और वीडियोस हैं, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो एज़ वेल। एंड इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं लक्ष्मीकांत की वीडियो समरी बना रही हूँ यूनिट 7 की, सब जगह अवेलेबल लक्ष्मीकांत की समरीज मिलती है ऑलरेडी। तो मैंने क्या कर रही हूँ, मैंने ये कर रही हूँ कि UGC नेट के हिसाब से पूरा कवर करवाऊंगी। मैंने देखा मेरे टाइम पे किसी ने पूरा कवर नहीं करवाया, इसलिए दैट इज द रीजन मैं पूरा यूनिट 7 कंप्लीट करवा रही हूँ लक्ष्मीकांत से। एंड UGC नेट पर प्रैक्टिस बता दी हूँ कहाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो डू चेक इट आउट, बहुत मेहनत से बनते हैं यार, डू चेक इट आउट एंड टेल मी कि कैसी बनी, विल कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।